कपड़ों के फाइबर्स जो होते हैं रेशे, उनका हम टेस्टिंग कर पाएंगे। टच मतलब समझते ही होंगे आप, स्पर्श करना, फील अनुभव, और लुक देखना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। आप चाहें तो इसको अपने नोटबुक पे उतार लें, और बिल्कुल जब भी आप ऑनलाइन क्लास करें तो इतना ध्यान में रखें कि बगैर नोटबुक का और पेन पेपर का कोई भी ज्ञान को अर्जित करके अपने दिमाग में संजोना उतना संभव नहीं है, आसान नहीं है। तो इस लिहाज से आप इन चीज़ों पे ध्यान दें, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं हम टच, फील, लुक, टेस्ट ऑफ जो फैब्रिक का मेन व्यवस्था है उस पर। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वर्गीकरण किया गया इसमें, किसके आधार पर, दिखावट के आधार पर, स्पर्श के आधार पर और फील के आधार पर, यानी महसूस करने के आधार पर। और जो आपके पास कपड़े के विकल्प हैं वो फाइबर्स के, वो हैं कॉटन, सूती, लिनन, जूट, ऊन, रेशम, रेयान और सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक मतलब मानव निर्मित, कृत्रिम, है ना। तो आप बिल्कुल इसको लेके ये ना सोचे कि कल तक ये सिंथेटिक नहीं था, मैनमेड था, आज मानव निर्मित। तो चलिए इस पे देख लो, आप समझो पहली बात को कि कोई भी फैब्रिक या फाइबर, रेशा या कपड़ा अगर आपके पास है तो आप कैसे उसको देख के समझ सकते हो ये किस वस्तु का बना हुआ है ना। तो इसमें पहला जो है वो कॉटन की चीज़ से बना होता है, कैसा दिखता है, इसको हम कैसे समझ पाएंगे। सफ़ेद रंग अगर मेरे पास कॉटन, लिनन, जूट, वूल, सिल्क, रेयन, सिंथेटिक के सारे कपड़े दी जाए तो हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा सूती कपड़ा है। तो उसको जो विधि है यहाँ आपके सामने है कि दिखावट के आधार पे जो सूती कपड़ा होता है वो थोड़ा फीका परंतु स्टार्च लगाने पर चमकदार होता है। स्टार्च एक प्रकार की केमिकल आती है, अगर उसको आप लगाएं तो जो कॉटन का कपड़ा है, सूती कपड़ा, उसमें चमक बढ़ जाएगा। छूने पे ये मुलायम और चिकना होता है। कपड़े महसूस करने की जहाँ तक बात है तो कपड़े ठंडक महसूस देने वाले होते हैं। मतलब कि यदि इस कपड़े को आप बारीकी से महसूस करो तो औरों के समक्ष थोड़ा ये ठंडा महसूस होता है। अगला क्या है, लिनन का क्या है स्वरूप, कम, अगर देखने की बात करें तो कम से लेकर औसत चमक, ये ज़्यादा चमकीला नहीं होता है कॉटन इतना। स्पर्श चिकना किंतु मुलायम होता है, मुलायम एवं चिकना, चिकना किंतु मुलायम, इन दोनों शब्दों में अंतर है। चिकना भी है, मुलायम भी है वो, किंतु मुलायम मतलब मुलायम कम होता है। कपड़ा गर्माहट महसूस कराता है। लिनन को अगर महसूस करें टच करके तो आपको गर्माहट महसूस होगा। उसी प्रकार से जूट में क्या है, फीका दिखता है दिखावट के मामले में, स्पर्श के मामले में खुरदरा रोएदार होता है, महसूस करने पे गर्म और खुरदा एहसास होती है। ऊन का क्या है स्थिति, ऊन का है कि देखने के मामले में ऊन कम से लेकर औसत चमक आता है इसमें, और खराब गुणवत्ता वाले रेशे बिना चमक वाले होते हैं। स्पर्श में मुलायम और स्पंजी होता है और गर्माहट भी देता है। रेशम में नाजुक एवं अच्छी चमक होती है, चमकीला होता है रेशम। अगर टच करें तो क्या होगा, हल्का, मुलायम एवं नरम लगेगा। छूने पर गर्म का एहसास होता है। रेयान की बात करें तो चमक एवं बिना चमक वाले दोनों प्रकार के होते हैं। स्पर्श करने पे मुलायम, चमकीला, लेकिन रेशम भारी होता है, रेशम से भारी होता है रेयान, इस बात को ध्यान दें। और छूने पे ठंडक का एहसास देता है, जो कि सिल्क नहीं देता है। और ये जो सिंथेटिक मैनमेड फाइबर से ये ज़्यादा फीके नहीं होते हैं, चमक कम होती है, अच्छी भी चमक होती है, जनरली मुलायम और ताप के प्रति संवेदनशील होता है। बात समझ रहे हो क्या है यहाँ पे, यदि उस कपड़े को गर्म माहौल में रखा जाए तो कपड़ा डैमेज भी हो सकता है आसानी से, जो कि प्राकृतिक वाले जो ऊपर में दिए हैं वो नहीं होते हैं। और महसूस करने पर निकास गर्माहट देने वाले होते हैं, परंतु आवश्यकता पर शीतल भी। यानी कि अगर हम चाहें तो उसको उस हिसाब से, जब हमें अपने हिसाब से ही फाइबर्स और फैब्रिक बनाना हो
तो हम अपने आवश्यकताओं के हिसाब से तो बिल्कुल उसको चेंज कर ही सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये था आपका टच, फील और लुक वाली बात है। अब आगे देखिए क्या है, बर्निंग टेस्ट, कि यदि हम विभिन्न प्रकार के कपड़े के फाइबर्स को अगर जलाएं तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखेगी, जो कि मैं पिछले क्लास में आपको बताया था। जब हम जलाते किसी भी फाइबर्स को तो उसका जलने का तरीका, ज्वाला के नज़दीक जाने पे क्या होता है, दिखावट क्या होती है, ज्वाला की महक क्या होती है और राख। क्योंकि कोई भी चीज़, वस्तु को अगर आप देखते हुए जलते हुए, तो पहले तो ठोस होता है, जब जलता है तो उसमें धुआं लगता है, उसके बाद आग लगती है, और फिर लपटे होते हैं, और लपटे के बाद फिर वो राख का रूप ले लेता है और उसे कुछ स्मेल भी आता है। यही ओवरऑल किसी भी चीज़ को जलाया जाए तो सामने हमें स्पष्ट दिखता है, लेकिन उसमें मैसेज भी होता है, बहुत बड़ी जानकारियाँ भी उसके अंदर छिपा होता है। उन जानकारियों को हम कहीं ना कहीं अभी आपके साथ साझा करने वाले हैं। किसके संदर्भ में, कपड़े के संदर्भ में। यदि हमारे पास फाइबर, वनस्पति, सेलुलोस जैसे कि कॉटन, लिनेन, जूट, रेयन वगैरह है, इसको अगर हम आग के नज़दीक ले जाएं, ज्वाला के नज़दीक, टच ना करें, तो ये जल्दी से आग पकड़ लेता है। अगर अपीयरेंस, ज्वाला की दिखावट, चमक के साथ संध्या की लालिमा जैसी सतत ज्वाला। अपीयरेंस ऑफ फ्लेम, अगर ये जलेगा तो कैसा दिखेगा, अगर उसको नज़दीक ले गए तो आसानी से आग पकड़ लेता है, पहली बात। लेकिन जब जलता है तो इसकी ज्वाला यानी कि जो आग की लपटें बनेंगी वो कैसी होगी, चमक के साथ संध्या की लालिमा, यानी कि लाल नुमा जैसी सतत ज्वाला दिखता है इसमें। और महक कैसा आता है, कागज जलने की महक आती है। किनसे, कॉटन से, लिनेन से, जूट से, रेयन से। और जो अवशेष वो क्या होते हैं, हल्की ग्रे अथवा काले रंग का मुलायम राख बचती है। ग्रे क्या है, ग्रे को लेके आप लोग के मन में डाउट होगा। ग्रे मतलब कहीं ना कहीं राख का कलर। राख जो होता है प्योर ब्लैक नहीं होता है ना, उसमें लगता है कि थोड़ा सा व्हाइट का समागम है, तो ये चीज हो जाता है आपका उसका अवशेष। अब यही अगर जंतु से बने हुए रेशे हैं, जैसे कि ऊल हो गया, सिल्क हो गया, तो ये जैसे इसको नज़दीक ले जाते हैं तो ये घने धुएं के साथ जलना स्टार्ट करता है, और जब जलता है तो सुरसुराहट भरी मुड़ी हुई ज्वाला दिखती है। मतलब आपको दिखा होगा उनको जलते वक्त, वो आपस में ऐसे लगता है कि मुड़ते जा रहा है अपने ओर, सिमटते जा रहा है। यहाँ तक कि प्लास्टिक जलाने पे भी ऐसा ही होता है। महक कैसा आता है, बाल, नाखून या पंख के जलने जैसी महक आती है इसमें। प्राकृतिक रेशे में कैसे आती है, तो ये तो भी प्राकृतिक है, लेकिन जो वनस्पति है उसमें कागज जैसी महक आएगी, और जो जंतु वाला है वो बाल, नाखून या पंख की, क्योंकि जंतुओं के ही अंग होते हैं, तो इसी प्रकार के इसके रेशों से भी महक आती है ना। और अवशेष कैसा होता है, रेशम में भूंगर और ऊन में गूंद की गोली जैसी राख बच जाती है। इस लाइन को आप बिल्कुल लिख लें अपने नोट्स पे और बार बार पढ़ें, ताकि आपके जहन में ये बातें बैठ जाए। सिंथेटिक के बारे में अगर देखें तो जब ये लपटे के नज़दीक आती हैं ज्वाला के, ज्वाला मतलब लपटे हुई आग की, अगर कैंडल जलाते हैं ऊपर में जो एक फ्लेम दिखता है ना, उसको ज्वाला कहते हैं, राइट। तो ज्वाला के पास आते ही सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है कोई भी कृत्रिम रेशा, और जब ज्वाला के साथ उसका संबंध यानी कि आग पे उसको रख देते हैं तो वो मुलायम पिघलती एवं जली हुई लौ की तरह दिखता है, जैसे कि प्लास्टिक आपके पास उदाहरण था। और इसकी महक कैसी आती है, मिली जुली रसायनों की तरह, लगेगा कुछ अजीब सा महक आ रहा है, पंजेंट रसायन समझ रहे हो, जब जलता है कोई भी केमिकल तो जो महक आता है उस तरह का। और इसके जो राख अवशेष जो बनता है वो कैसा होता है, कठोर, काली और गूंद की गोली जैसी राख बचती है। देखो तो राखों में भी बहुत अंतर है। आप इससे बिल्कुल समझ सकते हैं कि जलाने के बाद जो विभिन्न प्रकार के रेशे हैं वो अलग तरीके से अपना जलने का उसका प्रॉपर्टी होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ें। आगे का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट ऑफ फाइबर, मतलब कि खुर्दबीन, जिसको कुछ लोग दूरबीन भी कहते हैं, उससे अगर हम
चाहें तो देख के आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा कपड़ा किस फाइबर से बना हुआ है, यानी कि ये जो हमारे पास कपड़ा है वो वास्तव में किस चीज़ से बना हुआ है। तो इसके संदर्भ में आपके पास चित्र है, आप देखिए इसको। सूक्ष्म परीक्षण एक तकनीक प्रशिक्षण है जिसमें न्यूनतम 100 शक्ति के आवर्धन के साथ माइक्रोस्कोप की मदद से कपड़े की पहचान करना शामिल है। परीक्षण आसानी से फाइबर के बीच अंतर कर सकता है। बात को समझने के अगर प्रयास करें तो किसी भी चीज को जो कि नगण्य है, अगर उसको हम 100 गुना बढ़ा दें तो स्वभाव सी बात है उसका जो स्वरूप वो हमें दिखेगा। और देखिए दिखता कैसे है, लॉन्जिट्यूडिनल व्यू में हम चाहें तो देख सकते हैं उसको, और क्रॉस सेक्शनल व्यू में, यानी कि आप एक छोटा सा पौधा का टहनी ले लो, सामने से वो पौधा लंबा दिखता है, लेकिन अगर उसकी बनावट को देखें ऊपर से तो गोलनुमा होता है। तो जो लंबा व्यवस्था उसको लॉन्जिट्यूडिनल कहा जाता है, और जो सामने से दिखता है ऊपर से उसको क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। तो आगे में यदि वनस्पति रेशों का खुर्दबीन परीक्षण किया जाए तो वो किस रूप से दिखेगा, उसका चित्र आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। और इससे संबंधित जो भी जानकारी उसको आप लिख भी सकते हैं। और ये चित्र बनाना ना भूलें अपने नोट्स में, क्योंकि ये चित्र ही आपको भविष्य में एक अच्छा टेस्टर का रूप दे सकता है। लॉन्जिट्यूडिनल व्यू में परिपक्व और फ्लैट रिबन जैसे जुड़े संकल्प मोटी दीवार और छोटे लुमाने के साथ। लुमेन मतलब क्या, आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अपरिपक्व बहुत पतली दीवार और कुछ लक्षणों के साथ एक बड़ा लुमेन। कहीं कहीं पे अपरिपक्व बहुत पतली दीवार भी हो जाती है, एक आपका ऊपर से दिखने वाला चीज है, ऊपर मतलब साइड से, जो मैं बोला कि किसी भी पौधे की टहनी को अगर हम सामने से देखें तो वो चीज में क्या क्या चीजें दिखता है, अगर वो कपास है तो बहुत पतली भी दिख सकता है, लगभग पारदर्शी मृत दिखता है, सुचारू रूप से चिकनी और बेलनाकार, कम लक्षण और लुमेन या कभी कभी अनुपस्थित हो सकते हैं। तो ये सारी जो है व्यवस्था ये किससे संबंधित है, कपास का लॉन्जिट्यूडिनल व्यू से। अब अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू की बात करें, पार अनुभागीय दृश्य की अगर हम बात करें तो वो आपके सामने स्पष्ट है। कॉटन क्रॉस अनुभागीय होते हैं, गुर्दे की आकार की दिखती हैं इसकी व्यवस्थाएं, दीर्घ वृत्ताकार होता है, एक पट्टी की तरह बहुत पतली भी व्यवस्थाएं उसमें दिखती हैं, लगभग गोल या गोलाकार भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट अगर हम लिनन की बात करें तो लिनन में जो उसका लॉन्जिट्यूडिनल व्यू है कुछ इस प्रकार से होता है, और जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अब ये प्रकार को समझने के लिए क्या है, क्रॉस मार्किंग जो लॉन्जिट्यूडिनल है, ऐसा लगे कि आपस में सब एक दूसरे से क्रॉस पे जुड़े हुए हैं, और ऊपर से देखें तो क्या लगेंगे, सीधे पक्षों के साथ तीव्र बहुभुज आकार, एक बड़े लुमेन के साथ अपरिपक्व अंडाकार। चित्रों से आप स्पष्ट समझ सकते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ चित्र नहीं हो सकता, सवाल शब्दों में भी हो सकता है, इसलिए नोट्स को लिखना कभी ना भूलें। नेक्स्ट क्या है, हेम्प। हेम्प को हिंदी में क्या बोलते हैं, सन। और सन होगा कैसा है लॉन्जिट्यूडिनल व्यू, एक क्रॉस मार्किंग नोट्स के साथ चिकना और बेलनाकार, कोई लंबाई वाली स्ट्रिप्स, व्यापक लुमेन। और उसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो कैसा है, आंशिक रूप से बहुभुजाकार। आंशिक मतलब समझ लो पार्शियली। तो ये किसका है, हेम्प का। अब आगे बढ़े, जूट का क्या है भैया, तो जूट में जो अनुदैर्ध्य दृश्य है लॉन्जिट्यूडिनल व्यू, उसके हिसाब से व्यास में आसमान के साथ बेलनाकार, एक लुमेन व्यापक है और बहुत भिन्न होता है। क्रॉस सेक्शनल व्यू केंद्रीय लुमेन के साथ गोल बहुभुज। ऊपर में आपका दिया गया चित्र का जो ऊपरी भाग है वो लॉन्जिट्यूडिनल है। जूट अगर सामने से अगर जूट के रेशे को हम देखें खुर्दबीन से तो हमें कुछ इस प्रकार के दिखाई देगा, और अगर हम ऊपरी हिस्सा को देखें तो कुछ नीचे की तरह दिखाया जाएगा, जो कि एक केंद्रीय लुमेन के साथ गोल बहुभुज, एक से मध्य में है, बाकी उसके साथ जुड़े हुए हैं। रमय क्या है,
रमेय हैं कुछ इस तरह से। अनियमित और व्यापक क्रॉस निशान के साथ अनियमित वितरित एक निष्कर्ष दिखाई दे सकता है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल कैसा होता है, लंबाकार होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस अब तक का जितने भी क्रॉस सेक्शनल व्यू था, अनुभागीय दृश्य, पार अनुभागीय दृश्य जिसको हिंदी में कहते हैं, वो लगभग का गोलाकार या बहुभुज था, लेकिन ये पहला ऐसा व्यवस्था है रेमी जिसमें कि लंबाकार दिख रहा है। अब जंतुओं के रेशे के बारे में बात कर ले, अगर हम खुर्दबीन से उसको देखें तो कैसा दिखता है। ऊन का जो स्वरूप है, अनुदैर्घ्य दृश्य, बेलनाकार, अनियमित खुरदरी सतह, पैमाने जैसी संरचना, मोटे ऊन के रेशे पर गहरा मज्जा दिखाई दे सकता है। अगर वो ऊन जो है अगर वो मोटा है तो गहरा मज्जा भी दिखाई सकता है। मज्जा क्या होता है आप इस चित्र से समझ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं ऊन जो है वो क्या होता है, जानवरों का बाल, और हमारा बाल की संरचना का भी अगर खुर्दबीन अनुदैर्घ्य दृश्य को देखें तो कुछ इससे मिलता जुलता है। और क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा होता है आपके सामने है, लगभग गोल या गोलाकार मज्जा दिखाई दे सकता है ना। अगर सेल की बात करें हम तो इसका लॉन्जिट्यूडनल व्यू चिकन सतह, संरचना रहित त्रिकोणीय आकार की पारदर्शी छड़ टाइप के होते हैं। इस नोट्स को लिखकर आप इसको चाहें तो सरल भाषा में भी आप अनुवाद कर सकते हैं, जिससे कि आपको सहजता बढ़ेगी पढ़ाई करने में। और क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर देखिए हम रेशम का, तो गोल कोने के साथ त्रिकोणीय आकार आपको अंदर में दिखेंगे। तरस रेशम फ्लैट पच्चर या धुरी के आकार का है ना। तो ये सारे चीज को अगर हम ध्यान में रखने अपने लिए तो हमें शायद बहुत ही आसान हो जाएगा खुर्दबीन के माध्यम से रेशों को समझना। और उससे हम बिल्कुल ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई मेरे साथ कपड़ों के मामले में, क्वालिटी के मामले में किसी प्रकार का चीटिंग तो नहीं कर रहा, या फिर हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो उसको जो भी मुझे डिज़ाइन प्लान करना है या फिर वस्तु बनाना है उसके लिए कौन सा फैब्रिक सही होगा। अब पॉलिस्टर की बात करते हैं खुर्दबीन में, तो पॉलिस्टर की जो लॉन्जिट्यूडनल व्यू होती है वो संरचना रहित, समान व्यास, छड़ जैसी दिखने वाली होती है। संरचना इसमें कुछ नहीं होता, राइट। और क्रॉस सेक्शनल व्यू गोलाकार होता है। नायलॉन का कैसा होता है, ये सब मैनमेड है बाय द वे, कृत्रिम रेशे हैं। तो मैनमेड रेशे हैं तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ हद तक एक दूसरे के बराबर ही होंगे, और इसका भी व्यवस्था कहीं ना कहीं पॉलिस्टर नायलॉन का एक दूसरे से मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो भी मैंने टेस्टिंग से संबंधित और रेशों की पहचान से संबंधित जो भी बातें बताई वो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, समझ में आ रही होगी। केमिकल टेस्टिंग, अगर रासायनिक प्रशिक्षण की बात करें तो रेशों की पहचान के लिए कई प्रकार के रासायनिक प्रशिक्षण किए जाते हैं। ये प्रशिक्षण रेशों की सटीक विश्लेषण देते हैं। क्या क्या होते हैं भैया, ये स्टेन टेस्ट, सॉल्वेंट टेस्ट, ये अतिरिक्त टेस्ट हैं। खुर्दबीन हो गया आपका पहला, उससे पहले क्या था जल बर्निंग, और बर्निंग से पहले क्या था टच, फील एंड लाइट, देखने से क्या होता है। तो हमने जो 3 विधियां समझी वो कहीं ना कहीं 3 नहीं, उसमें से जो शुरुआत के 2 थे वो तो उतनी तकनीकी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल तकनीकी होता है केमिकल टेस्टिंग ऑफ फाइबर का। स्टेन है, क्या है इसमें, स्टेन मतलब दाग होता है। दाग का परीक्षण कैसे करेंगे, इस परीक्षण में विभिन्न कपड़ों पर अल्म और क्षार का प्रयोग करके उनमें से अल्म और क्षार शायद आप समझते होंगे, एसिड या बेस का प्रयोग करके उनमें उपस्थित रेशों का पता लगाया जाता है। तनु एसिडेट एसिड, तनु एसिटिक एसिड की उपस्थिति में कुछ रेशे एक विशेष रंग में बदल जाते हैं, जबकि हल्के क्षार के प्रयोग से कुछ अन्य रेशे अलग रूप रंग बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया से अधिकतर रेशों के रेशे जो हैं वो 2 रंग के अलग अलग दिशा में बट जाते हैं। सॉल्वेंट क्या है भैया, सॉल्वेंट मतलब उसमें आकर वो घुल जाएगा। इस प्रक्रिया में एक रेशे को अन्य रेशे से अलग करने के लिए रासायनिक विलायक का प्रयोग किया जाता है। समान रासायनिक गुण वाले रेशे को अलग अलग करने में इस विधि में कुछ कठिनाई आती है।
अम्ल द्वारा वनस्पति रेशों को पशु रेशों से अलग करना। यदि हमारे पास बहुत सारा रेशा है और मुझे उसमें से वनस्पति रेशे को पशु वाले रेशे से अलग करना है, बात समझ पा रहे हैं? एक जगह है जहाँ पे कि बहुत सारा रेशा रखा हुआ था, कुछ कपास का था और कुछ ऊन का था, तो कैसे हम अलग करेंगे? 5% सोडा विलयन का प्रयोग सैंपल के ऊन तथा रेशम को अलग किया जा सकता है। इस विलयन में वनस्पति रेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि आप 5% सोडा लेकर अगर आप विलयन करें तो जो वनस्पति रेशे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊन पे प्रभाव पड़ेगा। ऊन का व्यवस्था बदलने लगी, आप उसे समझ जाएंगे कि अच्छा ये जो प्रभावित रेशे हैं ये अलग हैं, ये कहीं ना कहीं वनस्पति नहीं है, ये जंतुओं द्वारा प्राप्त किया गया रेशे है। अम्ल द्वारा पशु रेशों को वनस्पति रेशों से अलग करना। 2% तनु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग सैंपल से वनस्पति रेशों को अलग किया जाता है। सैंपल पर विलयन की बूंद डालते हैं, फिर इस पर गर्म प्रेस की जाती है। यदि नमूना कॉटन, लिनन अथवा रेशम है तो धब्बेदार भाग जहां विलयन डाला था वो भाग जल जाता है। ऊन से रेशम को अलग करना। अगर आपके पास ऊन और रेशम के दोनों एक साथ पड़े हुए फाइबर्स तो कैसे अलग करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक होता है ना, शांत ठंडा, यानी कि अल्कोहल में थोड़ा सा जो ज़्यादा हाई मतलब पावरफुल ना हो, एक्वेस हो थोड़ा, का प्रयोग करने पे रेशम घुल जाता है और ऊन नहीं। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम चाहें तो सिल्क और ऊन को अलग अलग कर सकते हैं। केमिकल टेस्टिंग में फाइबर। अन्य रेशों से नायलॉन को अलग करने का क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, अगर नायलॉन को अगर हम किसी चीज़ में घुल लें तो बाकी चीज़ उसमें अगर ना घुले तो नायलॉन अलग हो जाएगा। तो किस में होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। गर्म विलयन कपड़े में डुबाया जाए तो उसमें नायलॉन घुल जाता है। अब मान लो सोडियम क्लोराइड हमने एक घोल बना के उसमें मिलावट किए हुए रेशे को डाला तो उसमें सारे रेशे तो घुलेंगे नहीं, लेकिन जो आपका नायलॉन है वो घुल जाएगा, रेयन जो है वो घुल जाएगा। तो इस प्रकार से आप नायलॉन या रेयन को अलग कर सकते हैं। पॉलिस्टर को अगर अलग करना हो तो क्या करेंगे? पॉलिस्टर को मोटा क्रिसोल में घुलता है, तो बिल्कुल वही व्यवस्था है, बस हम हाइड्रोक्साइड वहाँ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम क्रिसोल का इस्तेमाल करेंगे। कॉटन को लिनन से अलग करने का क्या विधि है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दें। कॉटन और लिनन को अल्कोहल के 1% धूमिल विलयन में लाल रंग देने वाले डुबाए जाते हैं। बाद में इन्हें धोकर अमोनिया विलयन में डुबाए जाते हैं। यदि लिनन है तो लाल रंग बना रहता है, जबकि कॉटन में नहीं बना रहता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, हो सके तो वीडियो को पॉज करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यास के तौर पे अगर आप इन चीज़ों को समझ लिए हैं तो आपको करना क्या होगा ये आप समझ लें। कपास और जूट का उत्पादन करने वाले भारत के प्रमुख राज्यों की सूची तैयार करें। आपको ये पता करना है अध्ययन के बाद कि कपास और जूट का उत्पादन भारत के कौन कौन राज्य में सबसे ज़्यादा पैमाने पे होता है। जो राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, वैसे तो लगभग जगह उत्पादन होता होगा, लेकिन जो राज्य सबसे ज़्यादा करता है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद कम वाले को नीचे, उससे कम वाले को तीसरे नंबर पे। और दूसरा जो अभ्यास के तौर पे आपको करना है, उसमें आपने करना क्या है, अपनी समझ के अनुसार 5 अलग अलग तरह के कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करें। अलग अलग प्रकार के कपड़े के आधे टुकड़ों को अपनी फाइल में सूचीबद्ध करें और दूसरे भाग में गैर तकनीकी प्रशिक्षण करें। फाइल में सूचीबद्ध कपड़े के टुकड़े के सामने अपने प्रशिक्षण के परिणाम को लिखें। अब ये गैर तकनीकी कौन सा था? गैर तकनीकी अगर आपको ध्यान में हो तो वही था टच, फील एंड लाइट।
मतलब कि हम कपड़े को छूते हैं, उसको मसलते हैं या देखते हैं तो कौन सा कपड़ा कैसा दिखता है। और दूसरा क्या था, बर्निंग टेस्ट, जलाने पे। तो आप अगर 5 टुकड़े लेते हो अलग अलग और इस सूचीबद्ध तरीका जो आपको दिया गया उसके हिसाब से चीज़ों को अगर बारीकी से आप ऑब्जर्व करो तो बिल्कुल पता चल जाएगा। तो जो उसका रिजल्ट आया उसके हिसाब से कौन सा कपड़ा होना चाहिए वो आप लिखेंगे, ना कि किसी से पूछ के कि किस कपड़े का टुकड़ा है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप हमें हमारी बातों को सीरियसली लेते हुए इन अभ्यासों पर ध्यान दें और पढ़ाई को सीरियसली करें। जो भी समस्याएं उस पर फीडबैक अपना दें। 5 विभिन्न और इसमें अभ्यास में एक और टॉपिक आप जोड़ सकते हैं, वो है कि